आज इंडिया 360 का ये एपिसोड भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीति के इतिहास में एक अहम अध्याय को समर्पित है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी मौन साधना और नीतिगत दूरदृष्टि ने भारत को आर्थिक संकटों से निकालकर विकास के उस मुकाम पर पहुंचाया जिसे दुनिया आज सलाम करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज उन्हें याद करते हुए न सिर्फ उनके प्रधानमंत्री रहते हुए किए गए कामों की बात होगी, बल्कि उनके लिखे गए शब्दों, उनकी किताबों, उनकी गहरी सोच को भी समझने की कोशिश करेंगे। 1960 के दशक में, खासतौर से 1964 में आई उनकी किताब इंडियाज एक्सपोर्ट्स ट्रेंड एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, जिसमें वो उस वक्त के भारत के एक्सपोर्ट पैटर्न्स की गहराई से समीक्षा करते हुए आगे के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का खाका खींचते हैं। वहां से लेकर फिर लेटेस्ट अगर 2019 में आई उनकी चेंजिंग इंडिया, जो कि 5 वॉल्यूम कंपाइलेशन है उनके आर्थिक कामों का, इसमें डॉक्टर सिंह की राइटिंग्स हैं, स्पीचेस हैं, आर्टिकल्स हैं। कुल मिलाकर जितना भी आर्थिक और राजनीतिक साहित्य उन्होंने तैयार किया वो सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि एक दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि कैसे एक आदमी ने न केवल अर्थव्यवस्था के बड़े संकटों को संभाला, बल्कि हर आम भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने का सपना भी देखा। आज इस चर्चा में हम उनके हर काम की बारीक समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने देश के लिए क्या सोचा और कैसे सोचा, और अब उनकी लेगेसी आगे कैसे बढ़ेगी। खास मेहमान मेरे साथ होंगे। पहले आप ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भारत की इकोनॉमी के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी नीतियों के चलते देश आज विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। सच कहें तो 1991 में आई उदारीकरण की बयार ने देश की आर्थिक दिशा और दशा को बदल कर रख दिया, और उसके जनक थे देश के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। दरअसल देश जब आर्थिक चुनौतियों से बुरी तरह से जूझ रहा था, व्यापार घाटे की खाई इतनी बढ़ चुकी थी कि सरकार के पास इसे पाटने के बहुत ही कम विकल्प बचे थे। ऐसे दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई इकोनॉमी पॉलिसी लाकर देश के आर्थिक हालातों को खाद पानी देने का काम किया। इस नई इकोनॉमी पॉलिसी को LPG नाम दिया गया। L यानी लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। और इस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के चलते भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई और लाइसेंस राज का खात्मा हुआ। ये तो रही 1991 से 1996 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की वित्त मंत्री के रूप में उपलब्धियां। अपनी इसी आर्थिक नीतियों संबंधी काबिलियत के चलते मनमोहन सिंह को उस समय देश की कमान संभालने का मौका मिला, जब आर्थिक विकास के पहिए की रफ्तार मंद हो चुकी थी, और इसके लिए इकोनॉमिक टॉनिक का मिलना बेहद जरूरी था। साल 2004 में जब UPA 1 की सरकार बनी तो उसका नेतृत्व करने का मौका डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। RBI के गवर्नर के तौर पर अपनी साख बिखेरने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनने के बाद PM तक का जो सफर तय किया और देश के आर्थिक विकास का एक नया चेहरा बन गए। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल आर्थिक विकास को नई दिशा दी, बल्कि इसे लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक भी पहुंचाया, जिस पर आने वाली सरकारें आज भी काम कर रही हैं। एक साधारण से परिवार में पैदा होने वाले मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 में हुआ। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने DPhil की डिग्री ली। साल 1971 में वे वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1980 में योजना आयोग के सदस्य बने। अपनी योग्यता के बल पर वो 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। साल 1985 में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। उनकी आर्थिक समझ को देखते हुए 1990 में उन्हें प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1991 में पहली बार वो राज्यसभा सदस्य बने और PV नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बने। 1998 में राज्यसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई। साल 2004 से 2014 तक करीब एक दशक तक देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है।
सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। फिलहाल उनकी उपलब्धियां और आर्थिक जगत में दिया गया उदारीकरण के क्षेत्र में उनका खास योगदान देश के इकोनॉमिक चैप्टर में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। जिस तरह से वित्त मंत्री के तौर पर अपनी सूझबूझ से 1991 में देश को आर्थिक संकट से निकालने का काम किया और देश को प्रगति की राह पर लेकर गए, उस विकास की बयार का असर आज भी देश में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं राशिद अल्वी साहब का, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अल्वी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष चंद्र गर्ग सर हमारे साथ, पूर्व वित्त सचिव हैं देश के, बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका। और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के। डॉक्टर जोशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अल्वी साहब, पॉलिटिकली आप सबसे पहले उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कि हम बारीकी से समीक्षा करें, लेकिन उनका कांग्रेस में आना और उनकी कांग्रेस में एक तरह से स्वीकार्यता, कहा जाता है अब जैसे जैसे उनके जीवन के पहलू खुल रहे हैं, बताया जाता है कि उस वक्त जो विदेश मंत्री थे ललित नारायण मिश्र साहब, उनके द्वारा एडवाइज़र के रूप में उनकी एंट्री हुई थी और बाद में वो फिर इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज आते हैं और फिर बहुत सारे जो प्रचलित उस वक्त की धारणाएं थी ब्यूरोक्रेसी को लेकर, उनको तोड़ते हुए सरकार और एक तरह से ब्यूरोक्रेसी में उनकी आमद होती है। लेकिन पॉलिटिकली ऐसा क्या था डॉक्टर मनमोहन सिंह में, राशिद अल्वी साहब, कि उनको ये जगह दी गई? देखिए, डॉक्टर साहब से मेरा ज़ाती बहुत अच्छा रिश्ता था और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उन सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि डॉक्टर साहब न सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट थे, देश के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन वो एक बड़े इंसान थे। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं इतना अर्ज़ करूँ, वो कभी भी किसी ओहदे के लिए, किसी पोर्टफोलियो के लिए पीछे नहीं दौड़ते थे। खुदा ने उनको ये सलाहियत दी थी कि ओहदे उनके पीछे दौड़ते थे। वो विदेश में थे और उनका नाम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप के लिए आया। वो नहीं आ पाए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं बन पाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन बने, घर पे पार्टी दे रहे थे सारे अपने दोस्तों को,